यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल जिसका भी सिलेबस है वो मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। जिस टाइम पे मैं मतलब 11th क्लास को हिस्ट्री पढ़ा रही थी, और नाइन्थ क्लास के भी मतलब ओवरऑल इंडिया से जो स्टूडेंट्स थे वो लाइक जब भी उनका बर्थडे होता था मेरे चरण स्पर्श करते थे। उनको मतलब आशीर्वाद चाहिए होता था क्योंकि उनका एकमात्र सपना होता था, उनको आईएएस बनना है। ठीक है। तो क्योंकि हर एक जगह पे लाइफ बहुत ही टेम्परेरी होती है इन प्राइवेट सेक्टर, हम जो है हमेशा परमानेंट जो है उनके सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकते हैं। जिस टाइम पे हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है हमें निकाल दिया जाता है। तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो ये हिस्ट्री जो है ना, जिस टाइम पे मैंने 12th किया था उस टाइम के बाद बीए में मैंने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया था। तो हिस्ट्री मैंने सोचा था कि मैं भी अपना ऑप्शनल लूँगी, और वैसे ही बच्चे भी सोचते थे कि उनको ऑप्शनल लेना है हिस्ट्री ही। तो फिर 11th क्लास के लिए जो है मैंने ये हिस्ट्री का सिलेबस जो है निकलवाया था वहाँ पे। ऑल्दो ये चीज़ें डिस्कस करना मेरा मतलब काम नहीं था, मेरे को बस उनका सिलेबस ही कवर कराना था। बट फिर भी क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ, और यही मेरी प्रॉब्लम है, इतना सॉफ्ट नेचर जो है। और जब भी हम स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं तो फिर मतलब चीज़ें जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। और यहाँ पे जो सिलेबस है ना हिस्ट्री का, मैं क्या बता रही हूँ, इसमें इतना वास्ट सिलेबस होता है, इतनी सारी चीज़ें जो है हम याद नहीं रख सकते हैं। और बाई चांस रख भी लिया तो सारी की सारी जब आर्कियोलॉजी वाली चीज़ें जो है आप लर्न कर रहे हो तो फिर उसको आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करेंगे। दिस इज़ द लाइक पार्ट ऑफ थिंकिंग कि हम क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। तो ऐसी चीज़ें हम ना पढ़ लें जो हमारे प्रेजेंट में काम आएंगी, लाइक पॉलिटिकल साइंस। तो इस वजह से फिर मैंने अपना दिमाग जो है वो चेंज किया था, एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो है अपना सब्जेक्ट चुना था। लेकिन फिर भी किसी को हिस्ट्री बहुत पसंद होती है तो उनके लिए मैं ये सिलेबस डिस्कस कर देती हूँ। तो हिस्ट्री जब भी कोई मतलब चुनेगा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो 500 मार्क्स का पेपर होगा। ये पेपर 1 250 मार्क्स का, पेपर 2 जो है वो भी 250 मार्क्स का। तो ये 500 मार्क्स का पेपर होगा हिस्ट्री का। ठीक है। तो अब हम पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इसका एक्सप्लोरेशन, एक्सकवेशन, एपिग्राफी और न्यूमिज्मेटिक्स और मॉन्यूमेंट्स। ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज, इंडिजिनियस प्राइमरीज एंड सेकेंडरी, पोइट्री, साइंटिफिक लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस एंड रिलीजियस लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट, ग्रीक, चाइनीज एंड अरब राइटर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट ये क्या है, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। इसमें है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, हंटिंग एंड गैदरिंग, पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, Indus Valley Civilization, origin, date, extent, characteristics, decline, survival of significance and art and architecture. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर में क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास्टोरल एंड फार्मिंग कल्चर्स आउटसाइड द इंडस, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ, सेटलमेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स एंड पॉटरी एंड आयरन इंडस्ट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आर्यंस एंड वैदिक पीरियड। आर्यंस एंड वैदिक पीरियड, इसमें है एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस इन इंडिया, वैदिक पीरियड, रिलीजियस एंड फिलोसफिक literature, transformation from Rig Vedic period to the later Vedic period, political, social and economic life, significance of Vedic age, evolution, monarchy and Varna system. उसके बाद जो next है वो है period of Mahajanpadas, formation of states, Mahajanpad, republics and monarchies, rise of urban centers, trade routes, economic growth, introduction of coinage, spread of Jainism and Buddhism, rise of Magधा and Nandas, ईरानियन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन्स एंड देयर इम्पैक्ट। फिर उसके बाद मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में क्या है ये, उसके बाद ये जो मौर्यन एम्पायर है वो है इधर, ये है फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्ता, कौटिल्य एंड अर्थशास्त्र, अशोका, कंसेप्ट ऑफ धर्मा, एडिक्ट्स, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट्स, रिलीजन, स्प्रेड ऑफ रिलीजन, लिटरेचर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर, सुंगाज एंड कानवाज। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इसमें है इंडो ग्रीक, साकाज, कुशान्स, वेस्टर्न अक्षत्रापाज। उसके बाद है कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स, इकोनॉमी, कॉइनेज, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन, महायान, सोशल कंडीशंस, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चरल, लिटरेचर एंड साइंस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन ईस्टर्न इंडिया, दक्कन एंड साउथ इंडिया। तो इसमें है खारवेला, द सातवाहन्स, तमिल स्टेट्स ऑफ द संगम एज, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, लैंड ग्रांट्स, कॉइनेज, ट्रेड, गिल्ड्स एंड अर्बन सेंटर्स, बुद्धिस्ट सेंटर्स, संगम, लिटरेचर एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर।
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गुप्ताज वाकताक्स एंड वर्धन्स। इसमें है पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, कॉइनेज ऑफ द गुप्ताज, लैंड ग्रांट्स, डिक्लाइन ऑफ अरब सेंटर्स, इंडियन फ्यूडलिज्म, कास्ट सिस्टम, पोजीशन ऑफ विमेन, एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नालंदा, विक्रमशिला एंड वल्लभी, लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, रीजनल स्टेट्स ड्यूरिंग गुप्ता एरा एंड द कदम्बस, पल्लव्स, चोलियाज एंड बदामी, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड है, गिल्ड्स, लिटरेचर, ग्रोथ ऑफ वैष्णव एंड सेव रिलीजन, तमिल भक्ति मूवमेंट, शंकराचार्य, वेदांता इंस्टीट्यूशन ऑफ टेम्पल एंड टेम्पल आर्किटेक्चर, पाल, सेनाज, राष्ट्रकूट्स, पारामार्स, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चरल एस्पेक्ट्स, अरब कंक्विस्ट ऑफ सिंध, अल्बिरुनी, द चालुक्य एंड चालुक्याज एज ऑफ कल्याण, चोलाज एंड होयसाल्स, पांड्याज, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट, ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, रिलीजियस सेक्ट्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ टेम्पल एंड इधर जो है ये क्या है, ये अग्रहारस, एजुकेशन एंड लिटरेचर एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी। उसके बाद है थीम्स इन अर्ली इंडियन कल्चरल हिस्ट्री, लैंग्वेजेस एंड टेक्स्ट्स, मेजर स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद है मेजर फिलोसफिकल थिंकर्स एंड स्कूल्स, आइडियाज इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, अर्ली मिडाइवल इंडिया 750 to 1200, पॉलिटी, मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन नर्दर्न इंडिया एंड पेनिनसुला, origin and the rise of Rajputs, the Cholas, administration, village economy and society, Indian feudalism, agrarian economy and urban settlement, trade and commerce, society, the status of the Brahmana and the new social order, condition of women, Indian science and technology। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कल्चरल ट्रेडिशंस इन इंडिया 750 to 1200, फिलोसफी, शंकराचार्य एंड वेदांता, रामानुजा एंड विशिष्ट द्वैता एंड इसमें जो है माधव एंड ब्रह्मा मीमांसा। उसके बाद रिलीजन, फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ रिलीजन, तमिल डिवोशनल कल्ट, ग्रोथ ऑफ भक्ति, इस्लाम एंड इट्स अराइवल इन इंडिया, सूफीज्म। लिटरेचर में लिटरेचर इन संस्कृत, ग्रोथ ऑफ तमिल लिटरेचर, लिटरेचर इन द न्यूली डेवलपिंग लैंग्वेजेस, कलहन, रास, तरंगनीज एंड अल्बिरनीज, इंडिया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, the 13th century में establishment of the Delhi Sultanate, the Ghurian invasions, factors behind Ghurian success, economic, social and cultural consequences, foundation of Delhi Sultanate and early Turkish sultans, consolidation, the rule of इल्तुमिस एंड बलबन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है द 14th century, इसमें है खलजी रेवोल्यूशन, अलाउद्दीन खलजी, कंक्वेस्ट्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, अग्रेरियन एंड इकोनॉमिक मेजर्स, मोहम्मद तुगलक, मेजर प्रोजेक्ट्स, अग्रेरियन मेजर्स, ब्यूरोक्रेसी ऑफ मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, अग्रेरियन मेजर्स, अचीवमेंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग एंड पब्लिक वर्क्स, डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत, फॉरेन कॉन्टेक्ट्स एंड इब्न बतूताज अकाउंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इन द 13th and 14th centuries। तो इसमें है सोसाइटी, कंपोजिशन ऑफ द रूरल सोसाइटी, रूलिंग क्लासेस, टाउन ड्वेलर्स, विमेन, रिलीजियस क्लासेस, कास्ट एंड स्लेवरी अंडर द सल्तनत, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। कल्चर में है पर्शियन लिटरेचर, लिटरेचर इन द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ द नॉर्थ इंडिया, लिटरेचर इन द लैंग्वेजेस ऑफ द साउथ इंडिया, सल्तनत आर्किटेक्चर एंड न्यू स्ट्रक्चरल फॉर्म्स एंड पेंटिंग्स एंड इवोल्यूशन ऑफ अ कंपोजिट कल्चर। इकोनॉमी में है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, राइज ऑफ अर्बन इकोनॉमी एंड नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद आता 15th एंड अर्ली 16th century पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन इकोनॉमी। हमें कि बहुत सुंदर कहीं पे कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग याद नहीं आती, और कई बार हमें जो है हमारे जो कलीग्स होते हैं वो भी याद नहीं आते, क्योंकि कलीग्स के अंदर क्या होता है, बिल्कुल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, बिल्कुल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती है, तो मतलब वो सब तो याद आते ही नहीं है, बट स्टूडेंट्स अपने बहुत याद आते हैं। द 15th and early 16th century political developments in economy, rise of provincial dynasties, बंगाल, कश्मीर, जैनुल अब्दील और गुजरात। हमें ना कभी भी मतलब अपने काम पे जो है शेम नहीं करना चाहिए। अगर हम बाई चांस IAS नहीं भी बनते हैं तब भी हमें जो है मतलब नहीं दिक्कत होनी चाहिए। वंस अपॉन अ टाइम, जिस टाइम पे मैं कॉलेज जाती थी एंड आई वॉज मतलब कि मेरे को पार्ट टाइम जो है जॉब करनी थी, तो मैं पार्ट टाइम जो है जॉब कर रही थी एंड आई वॉज मतलब इन द Reliance Mall and I was working as a Godrej Air promoter there. So what happened, कॉलेज में लेफ्टिनेंट होते हैं जो NCC के लेफ्टिनेंट, तो वो लेफ्टिनेंट भी वहाँ पे गए
एंड जैसे ही मैंने देखा, सो आई वॉज हैविंग अ ब्लेड इन माई हैंड, आई वॉज मतलब कटिंग समथिंग, एंड आओ देखा ना ताओ देखा, और वो ब्लेड जो है मेरी मतलब यहाँ पे थंब पे लग गया था। तो फिर उसका जो है निशान ये अब तक भी है। तो इसलिए हमें कभी भी जो है शर्माना नहीं चाहिए। अपना काम जो है वो छोटा हो या बड़ा हो, ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए। चाहे आप आईएएस बनो, चाहे आप ना बनो, टीचिंग भी करते हो तो भी मतलब बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, और काउंसलर हो तो भी बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। क्योंकि कई बार क्या कहते हैं, काउंसलर होता है तो वो परामर्शदाता है, लेकिन उसको बिल्कुल सेल्स की तरह जो है ट्रीट किया जाता है, सेल्स मैन और सेल्स वुमेन की तरह। उसको सिखाया जाता है कि आपको जो है गंजे को भी कंघी बेचनी है। सो दिस वॉज नॉट माई टास्क। कभी भी जो है कोई भी मतलब ऐसा गलत काम जो है मेरे बस का था ही नहीं। सो ड्यू टू ऑनेस्टी हमें जो है बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि हम अगर मतलब सच बोलते हैं ना, तो वो सच जो है वो किसी से डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है मतलब अपने जैसा प्राणी जो है इस पृथ्वी पे पाना। इधर क्या है, ये द 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन इकोनॉमी, राइज ऑफ प्रोविंशियल डायनेस्टीज, बंगाल, कश्मीर, जैनुल अब्दीन और गुजरात, मालवा और बहमनीज, द विजयनगर एम्पायर, लोदीज एंड मुगल एम्पायर एंड फर्स्ट फेज बाबर एंड हुमायूं, द सूर एम्पायर एंड शेर शाहज एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है पुर्तगीज कॉलोनियल एंटरप्राइज, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, द 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी सोसाइटी एंड कल्चर में रीजन कल्चर एंड स्पेसिफिसिटीज, लिटरेरी ट्रेडिशंस एंड प्रोविंशियल आर्किटेक्चर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट है ना वो है सोसाइटी, कल्चर, लिटरेचर एंड द आर्ट्स इन विजयनगर एम्पायर। उसके बाद अकबर। अकबर का क्या है, ये कंक्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जागीर एंड मनसब सिस्टम्स, राजपूत पॉलिसी, evolution of religious and social outlook, theory of सुलह ए कुल एंड religious policy, court patronage of art and technology। मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी में क्या है, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, द एम्पायर एंड द जमींदार्स, रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, नेचर ऑफ द मुगल स्टेट एंड लेट 17th सेंचुरी क्राइसिस एंड द रिवॉल्ट्स, द अहोम किंगडम एंड शिवाजी एंड द अर्ली मराठा किंगडम। इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन द 16th एंड 17th सेंचुरी में क्या है, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल एंड क्राफ्ट्स प्रोडक्शन, टाउन्स, कॉमर्स विद द यूरोप थ्रू डच और through Dutch, English, and French companies, a trade revolution. Indian mercantile classes, banking, insurance, and credit system, conditions of peasants, conditions of women, evolution of Sikh community, and the Khalsa Panth. उसके बाद जो next है वो क्या है, culture during the Mughal Empire, Persian historians and other literature, Hindi and religious literature, Mughal architecture, Mughal painting, provincial architecture and painting, classic music, and science and technology. The 18th century इसमें क्या है, factors for the decline of the Mughal Empire, the regional principalities of Nizam's Deccan और बंगाल एंड अवध, मराठा असेंडेंसी अंडर द पेशवास, द मराठा फिजिकल एंड द फाइनेंशियल सिस्टम्स, एमर्जेंस ऑफ अफगान पावर, बैटल ऑफ पानीपत 1761 एंड स्टेट ऑफ पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक ऑन ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो है हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 2, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है पेपर 1 में आएंगे हिस्ट्री के। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, GS1 का सिलेबस होता है ऑप्शनल में, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो भी मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा उसकी भी मैं सारी की सारी जो है वीडियोस जो है वो डिस्कस कराऊंगी। देखो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो तो मेरा ही ऑप्शनल है। एंड हिस्ट्री क्योंकि मैंने BA में हिस्ट्री पढ़ी है, एंड समटाइम्स मेरे को 11th-12th में हिस्ट्री पढ़ानी होती है, तो इस वजह से जो है मेरे को हिस्ट्री ऑप्शनल भी कराना है। एंड उसके अलावा जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी क्योंकि मेरा BA में सब्जेक्ट नहीं रहा था, लेकिन मेरे को उसमें अच्छी कमांड बनानी है, क्योंकि हम जब ज्योग्राफी कहीं की समझते हैं तो हम उसकी हिस्ट्री को समझ पाते हैं, और करंट में जो उसका पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी हम समझ सकते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस तीनों ही जरूरी है, और इकोनॉमी भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर साल जो बजट बनता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे वर्ल्ड रिलेशंस होते हैं, हमें क्या एक्सपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो वो भी समझना ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ज्योग्राफी, फिर है हिस्ट्री, एंड फिर है पॉलिटी, एंड फिर इकोनॉमी, ठीक है।